प्यारे बच्चों, आप क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। कल की कक्षा में आपने पढ़ा था कि भारत की हमारी चुनाव प्रणाली क्या है। इस टॉपिक के अंतर्गत आपने जाना कि चुनाव क्षेत्र क्या होता है, चुनाव क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद आपने देखा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आपने विस्तार से समझा और कुछ क्रियाकलाप के रूप में आपने इसमें कल पढ़ा था कि आपको क्या करना है। आज की टॉपिक है मतदाता सूची। तो बच्चों, लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और आपको यह पता होना चाहिए कि आपके देश में जब जब चुनाव होते हैं तब तब एक बार मतदाता सूची को रिन्यू किया जाता है, उसको नया बनाया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे लोग जो कि 5 वर्षों में जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि मतदाता नहीं हैं वो मतदाता बन जाते हैं, यानी कि 18 वर्ष के नहीं है तो 18 वर्ष के हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि इन 5 वर्षों में मर भी जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। तो ऐसे में मतदाता सूची को रिन्यू करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट तैयार करना यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। और आप पहले पढ़ चुके हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में, जिसका आशय यह है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को उसके आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, धर्म, जाति, लिंग आदि को देखे बिना किसी भेदभाव के सबको जो कि 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं नागरिक, उनको मतदान करने का अधिकार है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि इसमें हर एक का मत होता है और हर एक के मतों का मूल्य एक होता है, यानी सभी को मतदान करने का एक मत देने का अधिकार है और सभी के मतों का मूल्य भी एक होगा। इस टॉपिक में आपको यह भी जानना है कि इस समय आपके देश में मतदान करने का यदि उम्र 18 वर्ष है, जो कि आप जानते हैं, तो आज़ादी के पश्चात जो मतदान करने की आयु थी वह 21 वर्ष थी और संविधान में 1988 में 61वां संशोधन करके मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं या इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, यह भी आपको समझना ज़रूरी है। तो बच्चों, दुनिया के तमाम जो आधुनिक लोकतांत्रिक देश हैं उसमें मतदान करने की आयु 18 वर्ष है
तो भारत ने भी जो है इस बात को अपनाया और अपने देश में भी जो है मतदान करने की आयु को 18 वर्ष 1988 में कर दिया। और इससे एक फ़ायदा है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी बढ़ जाती है। तो युवाओं की भागीदारी बढ़ जाने से आपका लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। बच्चों, मतदाता जब सूची तैयार हो जाती है तो इसको बार बार जब भी चुनाव होता है तो उसको रिन्यू कर दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फ़ोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था भी लागू की गई है, ये भी आपको समझना है। और सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है और वोट देने जाते समय मतदाता को यह जो फ़ोटो पहचान पत्र है वो साथ में रखना होता है, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका वोट न डाल सके। लेकिन अभी तक यह वास्तव में अनिवार्य नहीं हुआ है, यह कार्ड अनिवार्य नहीं किया गया है और आज भी लोग वोट देने के लिए मतदाता जो हैं वो राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य तरह के पहचान पत्र भी दिखा करके मतदान कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, उम्मीदवारों का नामांकन। तो लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए और यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की पाबंदी न हो, और हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। तो मतदाता और उम्मीदवार में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, सिर्फ उम्र का फ़र्क है। यानी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि आप 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं तो आप मतदान कर सकते हैं, और आप 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, आप भी सरकार में सीधी भागीदारी कर सकते हैं। तो उम्मीदवार बनने में भी जो है आप देखेंगे कि अपराधियों वगैरह पर रोक है। यानी सभी लोग तो नामांकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह पाबंदी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है, यह भी ध्यान रखना है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, और चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है। अब यहाँ पर यह भी आप ध्यान दीजिए कि पार्टी यदि आपको मनोनीत करती है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी भी पार्टी से टिकट प्राप्त करने में असफल होते हैं, आपके पास उतनी पहुंच नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अभी आपको बताया गया कि आप 25 वर्ष की आयु को पूरा कर लिए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या जाना कि आपको यदि चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक दलों से आपको जो है कि टिकट लेना पड़ेगा, और यदि आपकी पहुंच नहीं है, टिकट आपको नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? तो आप बिना किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन किए हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें आपको भी चुनाव चिन्ह मिलेगा, चुनाव आयोग आपको चुनाव चिन्ह देगा और आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप तो खैर नहीं लड़ सकते हैं, आपकी अभी उम्र ही नहीं है, आप तो अभी मतदाता ही नहीं बन पाए हैं, लेकिन भविष्य की बात मैं कर रहा हूँ कि भविष्य में ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप मतदाता बनेंगे तो आप उम्मीदवार भी
बन सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है उसको नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में एक बदलाव किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कि उम्मीदवारों से घोषणा पत्र भरवाने की व्यवस्था शुरू की गई है, नई व्यवस्था आई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देने होते हैं, यानी कि वैधानिक घोषणाएं करनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है उनको। तो क्या बताना पड़ता है, क्या विवरण देना पड़ता है, इसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहली घोषणा जो है उनको करनी पड़ती है कि यदि उनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है तो उसको भी उनको बताना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों के पास कितनी संपत्ति है और उनकी देनदारियां कितनी हैं, लोन्स वगैरह कितने हैं, उसका भी ब्यौरा उन्हें देना पड़ेगा। और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता कितनी है, ये सारे विवरण जो है नामांकन के दौरान आज के समय में उम्मीदवार को देना पड़ता है। और वास्तव में देखा जाए तो ये सूचनाएं बहुत ही अच्छी हैं और इन सूचनाओं को सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवार के द्वारा जो अपने बारे में सूचनाएं दी गई हैं उसके आधार पर फैसले करने का अच्छा मौका मिलता है। उम्मीदवार जो है कि जो भी अपने बारे में बताएगा उसको जनता जान जाएगी और उसी के अनुसार वो फैसला भी कर सकती है। बच्चों, यहाँ पर उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की बात की गई कि उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता भी बतानी पड़ेगी। तो इस पर एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि जब देश की सभी नौकरियों के लिए, चाहे छोटी नौकरी हो चाहे बड़ी नौकरी हो, सभी किस्म की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता ज़रूरी है। आपको डिग्री हासिल करनी पड़ती है, पढ़ना लिखना पड़ता है। पढ़ने लिखने के बाद भी आपको नौकरी के लिए फिर से परीक्षा देना पड़ता है, आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कई स्तरों पर जो है अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। तो विधायक या सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत क्यों नहीं है, ये प्रश्न जो है आपके मन में आ सकता है या किसी के भी मन में आ सकता है। और आपके मन के इस प्रश्न को भी हम बताएंगे कि यह क्यों ज़रूरी नहीं है। यानी आपको चुनाव लड़ने के लिए या सांसद विधायक बनने के लिए किसी तरह की शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता क्यों नहीं है। अब इसके बारे में तर्क आप समझ लीजिए कि क्यों नहीं है। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता ज़रूरी है। अब वहाँ भी यदि जो है डिग्री के आधार पर चुनाव हो तो कैसे जो है कि कोई राष्ट्रीय टीम में जा सकता है। वहाँ पर तो उसका कौशल देखा जाता है, उसकी शैक्षिक योग्यता नहीं देखी जाती है। तो खेलने के लिए आपको अच्छा क्रिकेटर होना पड़ेगा, क्रिकेट का कौशल आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। चलिए दूसरी बात भी समझ जाइए। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। जैसे उम्मीदवार
से तो नामांकन के दौरान ही ये घोषणा करवा ली गई कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं, अपनी शैक्षिक योग्यता बताइए। अब उम्मीदवार ने अपनी शैक्षिक योग्यता बता दी है। हो सकता है कि वो बहुत कम पढ़ा लिखा हो, या कभी स्कूल गया ही न हो, या बहुत बड़ी योग्यता वाला हो। तो अब वहाँ तो उसने बता दिया। अब यह काम जो है जनता पर छोड़ देना चाहिए कि जनता हाईली क्वालिफाइड उम्मीदवार को पसंद करती है या कम पढ़े लिखे लोगों को पसंद करती है। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, इसलिए यह निर्णय लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए। और तीसरी बात, हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना है। जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए बीए, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी हैं, जो तमाम कोर्सेस हैं, जो तमाम डिग्रियां हैं, उसको अनिवार्य कर दिया जाए तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। यानी आप उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाहर कर देंगे, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो यह जो है कि लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। अब बच्चों, इसमें आप देखिए फिर आ जाता है कि ये आप कहाँ पहुँचे और क्या समझे। इसमें भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और इनके सही जोड़े बनाने हैं। तो बाएं तरफ सिद्धांत दिया गया है और दाहिने तरफ चुनाव प्रणाली की विशेषता दी गई है। इसमें आपको सही मेल बिठाना है। तो सिद्धांत क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पहला सिद्धांत है ये, जिसमें जो कि दिया गया है। तो चुनाव प्रणाली की विशेषता इसकी क्या होगी? 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार। दूसरा सिद्धांत क्या है? कमज़ोर वर्गों को प्रतिनिधित्व। तो इसकी विशेषता क्या होगी चुनाव प्रणाली की? तो वो होगी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो ये आपको मैंने 2 बता दिया, और बाकी 2 सिद्धांत और 2 चुनाव प्रणाली की विशेषताएं हैं, उसमें आप जो है कि सामंजस्य बनाएंगे, यानी जोड़े बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव अभियान, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।